एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। NTA नेट में लास्ट 10 to 12 ईयर्स में साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनकी एक सीरीज़ लेके आई हूँ एंड दिस इज़ द 5th वीडियो इन दैट सीरीज़। जो बाकी की 4 वीडियोज़ मैंने अपलोड करी है मेरे चैनल पे, उनका जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Ruchi remembers that when she was 8 years old, she was whimsical. This memory of Ruchi is called option A, episodic memory, option B, semantic memory, option C, sensory memory, and option D, amnesic memory. So the answer to this question is episodic memory. एपिसोडिक मेमोरी का मतलब होता है वो मेमोरी जो आपने लेट्स से कि एपिसोड्स में आपने स्टोर करी है अपने ब्रेन में, अपने माइंड में। आपका कोई फर्स्ट, जैसे आपका एक्सपीरियंस हो एज अ चाइल्ड, आप कहीं स्कूल में पिकनिक पे गए हो फर्स्ट टाइम, तो वो चीज़ आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी क्योंकि दैट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, आपने पहली बार कोई चीज़ करी थी। या आप बोल सकते हो कि अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ट्रिप पे जाना, अब्रॉड जाना एज अ चाइल्ड, या फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपके जो माइंड में एपिसोड वाइज वो पर्टिकुलर इंसिडेंट जब स्टोर हो जाता है, मेमोराइज आप कर लेते हो और आपको हर चीज़ याद रहती है उस पर्टिकुलर चीज़ की, चाहे वो फर्स्ट बर्थडे हो या आप, ऐसा नहीं है कि केवल ये लाइक पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही है, नेगेटिव चीज़ों के लिए भी आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो कि कुछ आपके साथ ऐसा कुछ नेगेटिव हुआ है फर्स्ट टाइम जो आपके दिमाग में रह गया है, उसको हम एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। सीमेंटिक मेमोरी की अगर हम बात करें तो सीमेंटिक मेमोरी होती है जो हमारी जो जर्नल मेमोरी होती है, लाइक जो हम लोग जैसे बर्थडेज याद रखते हैं, जैसे हम किसी के नेम्स जो होते हैं, हमारे फ्रेंड्स के, हमारी फैमिली मेम्बर्स के बर्थडेज, नेम, ये सब याद रखते हैं, ये सारी चीज़ें सीमेंटिक मेमोरीज में आ जाती है। सेंसरी मेमोरीज होती है जब हम अपने सेंसेस के थ्रू, चाहे वो स्मेल करके किसी चीज़ को रजिस्टर करना हो, देख के किसी चीज़ को रजिस्टर करना हो, टच फील करके किसी चीज़ को रजिस्टर करना हो, सुन के किसी चीज़ को रजिस्टर करना हो, उसको जब आप अपने माइंड में रजिस्टर करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। सेंसरी मेमोरी में क्या होता है कि आप कॉन्शियसली उस चीज़ को रजिस्टर नहीं कर रहे हो अपने माइंड में, वो हो जा रहा है जस्ट फॉर द फैक्ट आप वहाँ पर हो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एंड आपके अराउंड में जो भी चीज़ें हो रही हैं आप उसको अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू अपने माइंड में रजिस्टर कर रहे हो, तो वो हो जाएगा सेंसरी मेमोरी। अमनेजिक मेमोरी होता है मेमोरी लॉस, जब आपकी इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो आपने स्टोर करके रखी अपने माइंड में, वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। Moving on to question number 2. Which is the most basic and common obstacle to problem solving? Option A, confirmation bias. Option B, fixation. Option C, functional fixedness. Option D, mental state. So the answer to this particular question is option B, fixation. सो कन्फर्मेशन बायस की अगर हम बात करें तो कन्फर्मेशन बायस का मतलब है कि व्हेन वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सारे ऑप्शंस को फिगर आउट करते हैं टू फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन, राइट। लेकिन जब ऑप्शंस को फिगर आउट कर रहे हैं, हम केवल उन्हीं ऑप्शंस को पिक कर रहे हैं जो हमारे खुद के जो बिलीफ सिस्टम है उनके साथ सिंक में जा रहे हैं, उनके साथ कन्फर्मेशन में जा रहे हैं, तो ये बोला जा सकता है कि हम कन्फर्मेशन बायस कर रहे हैं। फिक्सेशन का मतलब होता है हमारी इनएबिलिटी कि हम किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन के बियॉन्ड भी कोई सोल्यूशन हो सकता है उसको देख पाए, तो उसको हम बोल सकते हैं फिक्सेशन। हम फिक्स हो गए हैं बिल्कुल, ठीक है। फंक्शनल फिक्स्डनेस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, लेट्स से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर काम है। अब हमको वो काम तो पता है कि इस ऑब्जेक्ट से ये काम होता है, लेकिन वी आर अनेबल टू फिगर आउट कि इससे कोई और काम भी हो सकता है कि नहीं, तो ये हम बोल सकते हैं कि फंक्शनल फिक्सनेस है। मतलब कि फंक्शन जो होते, लेट्स सपोज एक हैमर है, हथौड़ा जिसको बोलते हैं। अब हमको पता है कि हैमर का काम क्या होता है, अगर हम कील विल ठोकेंगे तो उससे होता है, ठीक है। लेकिन सपोज हमारे पास बहुत सारे कागज़ पड़े हुए हैं और हमारे पास पेपर वेट नहीं है,
लेकिन हमारे बगल में वो हैमर पड़ा हुआ है, तो हम उस हैमर को अगर पेपर वेट की तरह यूज़ करें तो कर सकते हैं। बट अगर हम उस चीज़ को उतना देख नहीं पा रहे हैं, हमारा जो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंटेलेक्ट लेवल है वो शायद उसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहा है, हमको इतना ध्यान नहीं आ रहा है कि हम जो हैमर है उसको उसका जो मेन फंक्शन है उसके बियॉन्ड भी हम यूज़ किया जा सकता है, तो वहाँ पर फंक्शनल फिक्सनेस हो जाती है। मेंटल स्टेट की बात करें, मेंटल स्टेट का मतलब होता है कि हमको पता है कि इस पर्टिकुलर सोल्यूशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है। अब पहले कभी प्रॉब्लम ऐसी अराइज हुई थी तो उसका सोल्यूशन ये था और उससे सॉल्व भी हो गई थी प्रॉब्लम, बट दैट डज नॉट मीन कि आने वाले टाइम पे भी सेम चीज़ अप्लाई हो। लेकिन अब हम उसके बियॉन्ड नहीं सोच पा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे मेंटल स्टेट। तो ये सारे के सारे क्या है, बायसेस हैं टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन थर्ड, the child who says milk gone is engaging in dash. This type of utterance demonstrates that children are actively experimenting with rules of what? So the answer to this question is B, option B. So we have engage in telegraphic speech and experimenting with the rules of syntax. तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है stages of language development से related. Now we have fourth question. Problem solving comprises of 4 stages. Choose the correct option. Option number 1, incubation, preparation, verification, illumination. Option B, preparation, incubation, illumination, verification. Then option C is incubation, preparation, illumination, verification. Option D is preparation, illumination, incubation and verification. So the answer to this question is, जो stages of problem solving है उसका जो chronological order है वो है option B. पहले हम prepare करते हैं, फिर incubation होता है, illumination होता है, then verification होता है। सो जो प्रिपरेशन स्टेज है वो एक मतलब एक स्टार्टिंग होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम जब कर रहे होते हैं तो हम लोग प्रिपरेशन स्टेज में क्या करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस को देखते हैं, बहुत सारे सल्यूशंस को देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। इंक्यूबेशन स्टेज होती है एक तरीके की रेस्ट वाली स्टेज। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो क्या कर रहा है, अभी उसने फर्स्ट स्टेज में बहुत सारा काम करा है, इधर उधर से नॉलेज गैदर करी है, सॉल्यूशंस पे काम करा है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इधर उधर से गैदर करे जस्ट टू फाइंड आउट कि कोई बेस्ट अगर मिल जाए। इनक्यूबेशन में क्या कर रहा है, वो अपने आइडियाज़ को रेस्ट दे रहा है, वो एक स्टेप बैक ले रहा है जस्ट टू जो भी स्टॉर्म आया है, जो भी प्रिपरेशन की स्टेज के दौरान इतनी हड़बड़ी हुई है उसको सेटल डाउन होने के लिए, ताकि हम क्लियर पिक्चर देख पाएँ। ठीक है, थर्ड स्टेज आ जाती है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब है एक वो लाइट जल जाना, आहा मूवमेंट होता है ना कि ओके हाँ इनसाइट आ गया, कि अचानक से एक हमारा वो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल गई और हमको अचानक से हमको एक आंसर मिल गया, तो वो होता है इल्यूमिनेशन स्टेज, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेज में इतना सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करा। इंक्यूबेशन में हमने उस इन्फॉर्मेशन को दूर रह के एक बिगर पिक्चर से, जितना हम एक होता है ना एक सेइंग है कि अगर हम किसी भी पिक्चर को बहुत पास से देखेंगे, बिल्कुल अगर हम नाक के पास ले आओ किसी पिक्चर को, तो हम उसको एग्जैक्टली देख नहीं पाएंगे। अगर हमको प्रॉपरली किसी चीज़ को देखना है तो हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ता है पहले, तब जाके हमको उसको प्रॉपर वो पिक्चर जो है या वो सिचुएशन है वो उसको हम देख पाते हैं। तो सिमिलरली इंक्यूबेशन में वही हो रहा है, हम लोग एक स्टेप बैक लेके पीछे जाके देख रहे हैं कि एक्चुअली में ओके हमने क्या क्या चीज़ें गैदर करी हैं, और फिर क्योंकि हम सेटल डाउन मोड में हैं, हम लोग एक कामनेस वाले मोड में आ गए हैं, तो हम लोग फिर थर्ड स्टेज में आ जाते हैं जिसमें हमको इंसाइट मिला है, एक वो कहते हैं ना कि अचानक से हमको एक क्लिक कर गया आइडिया, वो हो गया। वेरिफिकेशन क्या है, जो आइडिया क्लिक करा है, जो एक आहा मूवमेंट हमारे माइंड में आया, हमको मिल गया एक आइडिया, ओके हाँ नाउ दिस इज़ दी सॉल्यूशन, उसको वेरीफाई भी करना होता है। ऐसा नहीं कि सोल्यूशन मिल गया कि चलो ठीक है अप्लाई कर दिया, पहले वेरीफाई करेंगे कि इज़ दिस द राइट सोल्यूशन और नॉट। वेरिफिकेशन हो जाता है, हमको पता चल जाता है कि हाँ ये राइट सोल्यूशन है, तो हम ऑब्वियसली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अगर नहीं मिलता है देन वी आर बैक टू फर्स्ट स्टेज। ओके, आई थिंक मैंने आपको अच्छे से ये स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग समझा दी है। अगर कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5th. We can cope with stress by becoming aware of our irrational, upsetting thoughts and replacing them
with rational calming thoughts. This view represents option A, cognitive behavioral approach, option B, psychoanalytical approach, option C, socio-cultural approach, option D, biosocial approach. So आंसर होगा इसका cognitive behavioral approach. Which of the following is not one of the big 5 personality factors? Option A, submissiveness, option B, agreeableness, option C, extroversion, option D, openness to experience. So the answer to this particular question is option A, submissiveness. So big 5 personality factors या big 5 personality traits में 5 personality traits आते हैं. ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा नहीं है, हमको पता चल गया कि सबमिसिवनेस नहीं है. दैट मीन्स एक्सट्रोवर्जन, अग्रीएबलनेस एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस आर द ट्रेट्स अंडर बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी. बाकी के जो 2 ट्रेट्स हैं वो कौन से हैं? पहला है, आई थिंक 4th है कॉन्शियसनेस, एंड 5th वन इज जो बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो हैं कंसाइंशियसनेस, न्यूरोटिज्म, देन अग्रीएबलनेस, ओपननेस टू एक्सपीरियंस एंड एक्सट्रोवर्जन. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7th. A person, after seeing different colors of water in the sea of Kanyakumari, has written a poem. This may be due to heuristics. Option A, option B, imaginal thoughts, option C, motoric thoughts, option D, propositional thoughts. So the answer is propositional thoughts. Question 8. Which of the following are the process theories of work motivation? Option A, MacLennan's theory of needs. Option B, Herzberg's two-factor theory of work motivation. Option D, Porter and Lawler's परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन थ्योरी, एंड ऑप्शन डी, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. तो इनमें से हमको बताना है कि प्रोसेस थ्योरी कौन सी है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था मोटिवेशन पे, उसमें मैंने बताया था कि मोटिवेशन को मोटिवेशन जो थ्योरीज़ हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. पहला है कंटेंट थ्योरीज एंड दूसरा है प्रोसेस थ्योरीज. कंटेंट थ्योरीज में हम लोग नीड के बारे में पढ़ते हैं, नीड्स, स्पेसिफिक नीड्स, कि कौन कौन सी नीड्स होती हैं. प्रोसेस थ्योरीज में हम पढ़ते हैं कि जो थ्योरीज आती हैं प्रोसेस थ्योरीज के अंडर, उसमें हम पढ़ते हैं कि उन नीड्स तक पहुंचने के लिए हम लोग कौन कौन से प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, सो एज पर दिस क्वेश्चन इनमें से कौन सा प्रोसेस थ्योरीज है? अभी जो कोड्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आंसर हो जाएगा 3rd and 4th. So Porter and Lawler's performance satisfaction theory and Bloom's expectancy theory, ये दोनों प्रोसेस थ्योरीज हैं. एंड मैक्लिनेस थ्योरीज ऑफ नीड एंड हर्जबर्ग 2-factor थ्योरी ये कंटेंट थ्योरीज हैं. क्वेश्चन 9th. The technique involved in guidance, which is called the heart of the guidance program, is option A, the case studies, option B, interview, option C, the cumulative record, and option D, aptitude test. So the answer is case studies. According to Elizabeth Kubler-Ross, most people experience predictable stages when they face impending death. Which is the correct sequence of the stage? So ये है ग्रीफ की स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. ठीक है, अभी स्टेजेस ऑफ ग्रीफ में सबसे पहली स्टेज आती है डिनाइल की. वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन. जिसके लिए हम जिसके लिए हमने ग्रीफ किया है, हम ग्रीफ के मोड में हैं, हम वो सिचुएशन को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. उसको हम डिनाई कर रहे हैं, बिल्कुल डिनाइल मोड पे हैं. फिर हम सेकंड स्टेज में पहुंचते हैं एंगर. अभी हम गुस्सा हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ. जो भी सिचुएशन है जिसके लिए हम ग्रीफ में हैं वो मेरे साथ ही क्यों हुआ, वाई ऑलवेज मी. ठीक है, देन हम बार्गेन करते हैं. अब बार्गेनिंग जो स्टेज है वो कैसे आती है? सपोज़ कोई इंसान बीमार है, बहुत बीमार है, ठीक है,
कोई बड़ा इंसान है, अब उसको लेट्स से कि अपनी फैमिली में अपने बच्चों का लेट्स से शादी देखना है या कुछ उनको चाहिए कि बस 1 साल मुझे और जीने दो, तो फिर मैं ये देख के मर जाऊँ। ऐसा होता है ना कभी कभी कि कोई एक इंसान है जिसके अभी बच्चे यंग हैं, तो अगर किसी भी गॉड फॉरबिड किसी भी पेरेंट को या किसी भी बड़े इंसान को अगर कुछ ऐसा कुछ टर्मिनली इल हो जाता है वो, तो भगवान से हम लोग ऐसे बार्गेन करने लगते हैं ना कि भगवान बस ये इतना और जीना है ताकि मैं ये कर लूँ ताकि मैं चैन से मर सकूँ ना। ऐसा होता है। ये आई एम नॉट लाइक मैं ऐसे आपको डरा नहीं रही हूँ, बट हाँ मैं एक जनरल फिनोमिना बता रही हूँ कि जब हम लोग किसी सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में क्या क्या चल रहा होता है, हाउ वी एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग रिएक्ट। ठीक है, बार्गेनिंग स्टेज से फिर हम आते हैं सैडनेस में। फिर हम वो अंदर अब बिल्कुल दुखी हो गए हैं, संक कर रहे हैं, अंदर ही सो रहे हैं कि ओके ना, इसको हम उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और उसके बाद लास्ट स्टेज जो होती है ग्रीफ की, वो होती है एक्सेप्टिंग कि जो हुआ है वो हो चुका है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। वी हैव डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, सैडनेस एंड एक्सेप्टेंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इन केस आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ मी, कीप लर्निंग, बी हैप्पी एंड बाय बाय।